ठीक है, चलो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। ऑर्गेनिक, थोड़ा सा बड़ा मैं इसको कर देता हूँ, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात करेंगे, ऑर्गेनिक सिंथेसिस मतलब प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन करनी है और वो प्रिपरेशन करनी है जिनके अंदर हम इनोलेट का यूज़ करते हैं। तो इनोलेट जो है ये आपके लिए बिल्कुल ही नया टाइप का एक कंपाउंड कह सकते हैं, इंटरमीडिएट कह सकते हैं, एक अनस्टेबल स्पीसीज़ है। तो हमें बात करनी है जो जितने भी सिंथेसिस हमारे इनोलेट के थ्रू होंगे, हमें आज उन्हीं सब सिंथेसिस की बात करनी है। तो सबसे पहले जो हमारी आज की क्लास होने वाली है उसमें हम बात करेंगे इनोलेट्स के बारे में कि एक्चुअल में ये इनोलेट्स हैं क्या, कैसे ये इनोलेट्स बनते हैं और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। क्योंकि अगर आपको ये इनोलेट समझ आता है तो फिर जितने भी सिंथेसिस इनोलेट से होंगे वो सब आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात, मैक्सिमम जो कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन होती है, कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि जो CO ग्रुप है, तो जो CO ग्रुप होगा, CO ग्रुप के अंदर कॉमनली जितनी भी अगर CO ग्रुप आपका जो है ये एक्टिवेटेड है यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट वाला है, तो इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता था। बट कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ना हो करके ये इनोलेट की फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो हम उन्हीं कंडीशंस की आज बात करेंगे, उन्हीं कंडीशंस के थ्रू जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस है उनकी बात करेंगे। तो जी इनोलेट है क्या एक्चुअल में, इनोलेट की ही बात करते हैं आज। इनोलेट, ठीक है। इनोलेट क्या था कि जब आपका CO ग्रुप, ये है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक। इनोलेट से पहले एक टर्म मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। जो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ये क्या है, क्योंकि जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है इसका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन मतलब कि अगर आपने देखा होगा जैसे CH3 ग्रुप था, CH3 ग्रुप अगर कहीं भी सब्स्टिट्यूटेड है तो हम बोलते हैं इसको मिथाइल। बट अगर CH3 ग्रुप के प्लेस पे CH2 आ गया और वो दो साइडेड से जुड़ा हुआ है, अगर उसके पास 2 यानी कि वो एक तरह से दो साइड से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं हम मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप। अब जो मिथाइलिन ग्रुप है, इस मिथाइलिन ग्रुप के साथ एक्टिव वर्ड कहाँ से जुड़ा है, एक्टिव। ये जो एक्टिव है ना, एक्टिव से मतलब यहाँ पे है एसिडिक से, एक्टिव से मतलब क्या आता है यहाँ पे एसिडिक, ठीक है ना। अब एसिडिक टर्म जो है ये तो बहुत कॉमनली यूज है, ये तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। एसिडिक, एसिडिक का मतलब होता है कि जो ग्रुप बहुत जल्दी से या जिन ग्रुप के अंदर से H पॉजिटिव आयन निकल सकता है उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं एसिडिक ग्रुप, ठीक है ना। एसिडिक बोल सकते हैं या फिर एक्टिव बोल सकते हैं। तो ये जो एसिडिक टर्म है, एसिडिक टर्म का मतलब क्या है, विच डोनेट H पॉजिटिव आयन। तो ये जो मिथाइलिन ग्रुप है, ये मिथाइलिन ग्रुप एक्टिव कब होगा, जब इस मिथाइलिन ग्रुप से क्या पॉसिबिलिटी हो, यहाँ से 2 H जो इसके पास हैं उनमें से एक H यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ करके यहाँ से ये बाहर निकल जाए, यानी कि जो H है ये आपका बाहर निकल जाए। और अगर H बाहर निकलता है तो इस कार्बन के पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, कार्बन के पास है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ से जो H है ये आपका बाहर निकल जाएगा। तो अब एक बात समझो यहाँ पे कि जो ये कार्ब एनायन यहाँ पे बना हुआ है, ये कार्ब एनायन यानी कि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज। अब ये कार्ब एनायन की हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि हमें ये पता करना है कि किस कंडीशन में ये जो CH2 ग्रुप है ये एक्टिव होगा और किस कंडीशन में नहीं होगा। एक्टिव तब होगा जब यहाँ से H पॉजिटिव को ये बाहर निकाल दे। H पॉजिटिव को बाहर कब निकालता है, जब H पॉजिटिव को निकालने के बाद इसके पास जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल होता हो, उसके इस मॉलिक्यूल के अंदर उसको स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो, ऐसे ग्रुप प्रेजेंट हो जो इस कार्ब एनायन को स्टेबल करते हो। क्योंकि जितना स्टेबल ये कार्ब एनायन होगा उतना ही एक्टिव ये मिथाइलिन ग्रुप होगा।
ठीक। तो ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की बात थी, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या था? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आर दोज ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आर दोज ग्रुप which attached with electron withdrawing group from both side. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मिथाइलिन ग्रुप था CH2 टाइप, CH2 एक मिथाइलिन ग्रुप है और इस CH2 के इधर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इधर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो दोनों विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये दोनों विड्रॉइंग ग्रुप इस CH2 के पास है, इस H को बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं बात समझनी है। तो ये जो विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये विड्रॉइंग ग्रुप ही इस CH2 को क्या बनाते हैं? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है जी, तो बात यहाँ से समझ में आ रही होगी आपको कि जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप था वो होता है वो CH2 ग्रुप, वो मिथाइलिन ग्रुप जिसके पास दो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होंगे। अब ये विड्रॉइंग ग्रुप क्या है? विड्रॉइंग ग्रुप वो होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने के लिए हमारे पास मेनली दो फैक्टर होते हैं, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो फैक्टर्स जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो क्योंकि जो एक्टिव है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तब होगी जब यहाँ से H निकलता है और H निकलने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि जब मैं किसी भी चार्ज को स्टेबलाइज करता हूँ, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की हेल्प से या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की हेल्प से, तो उनमें से जो रेजोनेंस इफेक्ट होगा, रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑलवेज अ डोमिनेटिंग इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसका फ्लो ज़्यादा होगा, चाहे वो विड्रॉइंग के केस में हो, चाहे तो वो डोनेटिंग के केस में हो। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं कि जो हमारे पास विड्रॉइंग ग्रुप थे, विड्रॉइंग ग्रुप हमारे कौन कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर हमारे जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हैं, अब कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर CO ग्रुप, अब CO ग्रुप जो है वो हमारा कार्बोनिल है और यहाँ पे अगर इसके प्लेस पे H ग्रुप अटैच है तो ये हो जाएगा एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड जब अटैच होगा CH2 ग्रुप से तो ये भी क्या होगा? एक विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। इसके बाद अगर H के प्लेस पे यहाँ पे R अटैच है तो ये क्या हो जाएगा? कीटोन। ये भी क्या होगा? विड्रॉइंग ग्रुप होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अलावा एस्टर, इसके अलावा एमाइड, इसके अलावा CN, इसके अलावा NO2, ये सब जो ग्रुप हैं, ये सारे के सारे ग्रुप क्या थे? ये सारे ग्रुप थे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर CH2 ग्रुप से इनमें से कोई भी दो ग्रुप अटैच हैं तो वो हो जाएंगे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप एंड स्टेबिलिटी ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप एंड एक्टिविटी ऑफ, या हाउ एक्टिव मतलब कितना ज़्यादा एक्टिव आपका मिथाइलिन ग्रुप होगा, कैसे पता करते हैं? तो ये डिपेंड करेगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे विड्रॉ करते हैं, या इसको बताएगा मेनली कार्ब एनायन जो बनता है उस कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी। वो कार्ब एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो जो एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है जी, बात करते हैं इसकी। भाई ये जो आपका सिलेबस है, जो ये हम बात कर रहे हैं इनोलेट ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट, ये
ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट नाम से ही बीएससी फाइनल ईयर की बुक में चैप्टर है, हम उसी को पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ कृष्णा पब्लिकेशन की जो बुक है, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक के अंदर ये लास्ट चैप्टर है, और जो आपकी गुरटू खेरा जो आप पढ़ रहे होगे उसके अंदर ये फिफ्थ चैप्टर के आसपास होगा, 4th या 5th चैप्टर, तो आप उसको देख सकते हैं। और ये जो यूनिट है, ये यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बीएससी के एग्ज़ाम के लिए, कि यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि इनके जो सिंथेसिस है, इनोलेट कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होगा, इनोलेट से कौन कौन से सिंथेसिस होंगे, और मेनली बहुत सारी नेम रिएक्शन है जिनके अंदर, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है ना, तो बहुत सारे रीअरेंजमेंट है इसके अंदर हो जाएंगे आपके, मतलब परकिन कंडेंसेशन हो गया और नोवेंजल हो गया, बहुत सारे कंडेंसेशन ऐसे हैं जिनके अंदर इनोलेट इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। मतलब कि जब आप उन रिएक्शंस की, उन नेम रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करोगे तो वहाँ पर सब जगह आपको इनोलेट पढ़ना है, ठीक है। तो इनोलेट पढ़ने से पहले हम पढ़ रहे थे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो जी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो है, एक तरफ मैंने लगाया NO2, एक तरफ मैंने लगा दिया एस्टर, ठीक है। तो ये जो CH2 ग्रुप है, इधर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इधर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि इनोलेट बनता कैसे है, इनोलेट कैसे बनता है। और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की जब मैं बात करता हूँ तो देखो ध्यान से, यहाँ पे जो ये CH2 ग्रुप था, इस CH2 ग्रुप के पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। और जो ये 2 हाइड्रोजन है, इनका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर, और इनके एसिडिक नेचर की वजह से ही मैं इसको बोलता हूँ एक्टिव, ठीक है ना। एक्टिव मतलब एक्टिव कह सकते हैं या रिएक्टिव कह सकते हैं, ठीक है ना। रिएक्टिव कैसे है कि जब भी कोई बेस की प्रेजेंस होगी, जब भी कोई बेस की प्रेजेंस होगी, बेस मतलब जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो बेस क्या करेगा, बेस यानी कि फॉर एग्जांपल C2H5O नेगेटिव, इथोक्साइड हमने बेस लिया है, तो ये जो बेस है ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ से इस H को क्या करेगा, यहाँ से इस H को ये लोन पेयर देगा, और H क्या करेगा, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको CH कार्बन के पास छोड़कर बाहर निकल जाएगा। यानी कि बेस यहाँ से H को निकालने के बाद क्या करता है, इसका डीप्रोटोनेशन, और जब डीप्रोटोनेशन होगा तो ध्यान से देखना है किस तरह से बनता है। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये जो H था, देखो H ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन के पास ही रहे, H यहाँ से बाहर निकलेगा क्योंकि H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है ना। जब मैं डीप्रोटोनेशन की बात करता हूँ, मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ, प्रोटॉन होता है H पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जब यहाँ से प्रोटॉन H प्लस बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर नहीं जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन के पास ही रहेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच जाएगा और एक इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। अब हम बात करते हैं कि जो ये 2 विड्रॉइंग ग्रुप थे, ये 2 विड्रॉइंग ग्रुप कैसे इसको स्टेबल करते थे। देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसके पास जो ये एस्टर ग्रुप अटैच है, ये नेगेटिव चार्ज इस एस्टर ग्रुप के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यानी कि ये इसके साथ जो है नेगेटिव चार्ज जो है ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज, दूसरी बात, जब ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आ रहा है तो कॉन्जुगेशन में आने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो आएगा ऑक्सीजन के पास। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास आ रहा है, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास शिफ्ट हो रहा है, तो जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जाएगा, वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक। तो ये तो बात हुई जो आपका एक विड्रॉइंग ग्रुप था। अब इसी के साथ साथ ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर NO2 ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये जो आपका CO ग्रुप था, इसका मेनली जो इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, तो
ये हो जाएगा आपका रेजोनेंस इफेक्ट कौन से वाला, -R इफेक्ट। ठीक है, इसके अंदर जब मैं बात करता हूँ NO2 के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो नाइट्रोजन जो है वो कार्बन से -I के थ्रू भी और -R के थ्रू भी, दोनों ही इफेक्ट के थ्रू इस नेगेटिव चार्ज को कम करता, मतलब इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करता है। क्योंकि जब मैं चार्ज के स्टेबलाइजेशन की बात करता हूं, तो चार्ज का स्टेबलाइजेशन यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो चाहे आपके पास नेगेटिव चार्ज हो, दोनों ही कंडीशन में चार्ज की अमाउंट को कम करना है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट कम होगी उसको इलेक्ट्रॉन्स देने से, नेगेटिव चार्ज की अमाउंट कम होगी उससे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करने से। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इंटरमीडिएट बना है वो इंटरमीडिएट बना है कार्ब एनायन नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की जो स्टेबलाइजेशन होगा, नेगेटिव चार्ज जो स्टेबलाइज होगा वो होता है हमारे विड्रॉइंग ग्रुप से, जिसकी वजह से ही जो हमारा मिथाइलिन ग्रुप है वो एक्टिव बनता है। यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग हमारा विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस से, इसी मैकेनिज्म से होती है प्रिपरेशन ऑफ इनोलेट। इनोलेट की जो फॉर्मेशन होगी वो इन्हीं जो ये वाली मैकेनिज्म है, इसी मैकेनिज्म से इनोलेट बनेगा। ठीक है, तो भाई ये था जी आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकता है कमेंट करके। अभी हमने एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का है, आपके एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है कि उनमें से कौन कौन से एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। ठीक है ना, तो अगर किसी के पास दोनों तरफ विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे उसी कंडीशन में वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा। ठीक है ना, अगर एक विड्रॉइंग ग्रुप है तो उस कंडीशन में वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन क्या है कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होने के लिए मिथाइलिन ग्रुप मस्ट पजेस 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और विड्रॉइंग ग्रुप आपको बता चुका हूँ कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से विड्रॉइंग ग्रुप थे जो कि मॉलिक्यूल को एक्टिव बनाएंगे। इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि एग्जांपल हमारे पास थे इसके जो काफ़ी कॉमन एग्जांपल हैं, क्योंकि जब एग्जाम आपके क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं कॉमन एग्जांपल्स को पूछ लेता है। ठीक है, CH2 NO2 CHO CHO। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर अटैच है, नाइट्रो ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो इथेनेल, 2 नाइट्रो इथेनेल, एंड 2 नाइट्रो इथेनेल इज अ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। इसके अलावा है CH2 के पास 2 COOH ग्रुप। भाई मैं ये एग्जांपल आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल नेम रिएक्शंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए जो ये वाला है आपका CH2, तो CH2 के पास जब 2 COOH ग्रुप होंगे उसका नाम हो जाएगा मैलोनिक एसिड। ठीक है, मैलोनिक एसिड। इसके बाद है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है CH3 CO CH2 CO O C2H5 इथाइल एसिटो एसीटेट। ठीक है, इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है इथाइल एसिटो एसीटेट। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन तो केवल इसी कंपाउंड से रिलेटेड आएंगे, इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, इसकी रिएक्शन से रिलेटेड, कैसे ये बनता है, कैसे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसका। इथाइल इसकी वजह से आ रहा है, एसिटो ग्रुप जो होता है आपके पास CH3 CO ग्रुप एसिटो, और इसके वजह से आ रहा है एसीटेट, तो जो पूरा नाम होगा वो हो जाएगा आपका इथाइल एसिटो एसीटेट। ठीक है, इसके अलावा एक होता है डाई इथाइल मेलोनेट। डाई इथाइल मेलोनेट क्या होगा, वो होता है आपका C2H5O
CO CH2 CO O C2H5। ठीक है, ये हो जाएगा डाई इथाइल मेलोनेट। ठीक है, तो ये था मेलोनिक एसिड, ये है मेलोनिक एसिड, और ये हो जाएगा मेलोनिक एस्टर। ठीक है, क्योंकि जो ये वाला ग्रुप इसके पास अटैच है फ्लोरीन ग्रुप वो एस्टर है, तो इसलिए ये हो जाएगा मेलोनिक एस्टर एंड दिस वन इज मेलोनिक एसिड। ठीक है जी, तो ये था आपके एग्जाम्पल्स थे। ये थे एग्जाम्पल्स। ठीक है भाई, यहाँ तक अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी बात पूछनी हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप सभी लोग। चलो जी, बात करते हैं, फिर इससे आगे चलते हैं। आगे हमें बात करनी है, हमारे पास जो एक हम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड लेके चलेंगे और उस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के अंदर हम बात करेंगे उसकी प्रिपरेशन की, यानी कि कैसे हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है जी, एक सेकंड का टाइम दो। तो हमारे पास जो कंपाउंड था, कंपाउंड हमारे पास है इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक है, इथाइल एसीटो एसीटेट कंपाउंड क्या है जी? ये CH3 CO CH2 CO O C2H5। ठीक है, तो हमें बात करनी है इसकी प्रिपरेशन की और इसकी प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, इथाइल एसीटो एसीटेट के अंदर किस तरह से इसकी केमिकल रिएक्शन होंगी, किस तरह से इसके अंदर इनोलेट की प्रिपरेशन होगी और किस तरह से इथाइल एसीटो एसीटेट की प्रिपरेशन होगी, वो सब हमें बात करनी है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे इसके लिए मेनली जो हमारे पास ये जो कंपाउंड था, एक सेकंड भाई, थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो बात करते हैं। देखो, जब मैं मेनली बात करता हूँ प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट, तो प्रिपरेशन में हम क्या पढ़ते हैं? प्रिपरेशन में पढ़ते हैं हम बेस कैटलाइज्ड कंडेंसेशन। बेस कैटलाइज्ड कंडेंसेशन। ठीक है, और बेस कैटलाइज्ड कंडेंसेशन क्या होता है? जब हम एक एस्टर को लेकर के चलते हैं, एक एस्टर हमारे पास होगा और हम उस एस्टर की रिएक्शन बेस के साथ करते हैं, तो बेस क्या करेगा? बेस करता है एस्टर के साथ उसका डीप्रोटोनेशन। ठीक है, तो क्योंकि हमें प्रिपरेशन करनी है किसकी? इथाइल एसीटो एसीटेट की, यानी कि तो हम यहाँ से ये जो हमारा इथाइल इथेनोएट इथाइल एस्टर लेकर चलेंगे। तो जो हमारा पास इथाइल एस्टर होगा वो हम लेकर चलते हैं CH3 CO O C2H5। ठीक है, क्योंकि हमें बात करनी है कंडेंसेशन रिएक्शन की। कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन के केस में ही इथाइल एसीटो एसीटेट की प्रिपरेशन होगी।
तो यहाँ पे जो हमारे पास हम एक बेस लेकर चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेस की वजह से ही इनोलेट बनता है, अगर बेस नहीं होगा तो वहाँ पर इनोलेट नहीं बनेगा। अब यहाँ पर जैसे कार्बोनिल कंपाउंड था, तो कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर प्रॉपर्टी होगी कि अगर वो जो रिएक्शन है वो बेस की प्रेजेंस में हो रही है तो वहाँ पर इनोलेट मतलब जो प्रिपरेशन होगी वो वाया इनोलेट होगी। और अगर वहाँ पे एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में जो प्रिपरेशन होती है वो होती है वाया इनोल। ठीक है, तो बेस क्या करता है, बेस हमने ले लिया यहाँ पे C2H5O नेगेटिव या ONA। ठीक, तो ये जो हमारे पास बेस था, बेस क्या करेगा यहाँ से डीप्रोटोनेशन। अब जो बेस है ना, देखो बेस के पास दो पॉसिबिलिटी है, बेस के पास दो पॉसिबिलिटी क्या है कि बेस के पास दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये थी कि बेस इस कंपाउंड के पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी कर सकता था, क्योंकि हमें सारी पॉसिबिलिटी लेकर चलनी है। जब ये C2H5O नेगेटिव इस एस्टर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो इसके पास अटैक कर दे, यहाँ पे वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर दे। ठीक है, और दूसरा यहाँ से क्या कर दे, इसका डीप्रोटोनेशन। ठीक है, तो जब भी इसका डीप्रोटोनेशन करेगा यहाँ से इसका तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, तो अगर यहाँ पर अटैक करेगा तो ये जो है इथाइल एसीटोएसीटेट की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है ना, और इस कंडीशन में जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक की पॉसिबिलिटी है वो भी कम होगी, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो थोड़ी कम है। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि ये जो आपका बेस है, ये बेस यहाँ से इस CH3 से इस CH3 के पास से डीप्रोटोनेशन कर ले। तो जब यहाँ से डीप्रोटोनेशन करता है तो इससे यहाँ पे बनता है आपका CH2 माइनस COO C2H5। ठीक है, तो ये जो कार्ब एनायन बना है, ये जो कार्ब एनायन बना है, ये कार्ब एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये जो कार्ब एनायन था ये क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, और ये इस फॉर्म में रहना प्रेफर करता है। CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और O C2H5, ये जो बना है इसी को हम बोलते हैं इनोलेट। क्या बोलते हैं इसको हम, इनोलेट। ठीक है, CH2 CO माइनस O C2H5। ठीक है, अब होता क्या है कि जो ये कार्ब एनायन आपके पास बना था, यही कार्ब एनायन इस एस्टर के दूसरे मॉलिक्यूल के पास अटैक करेगा। मुझे थोड़ा सा ऊपर से रफ करना पड़ेगा। ये जो कार्ब एनायन यहाँ पे बना था, ये एस्टर के दूसरे मॉलिक्यूल के पास अटैक करेगा, यानी कि CH3 CO O C2H5 O माइनस। ठीक है, और इसका हमने दूसरा मॉलिक्यूल लिया है CH3 CO O C2H5। तो जब ये कार्ब एनायन जो बना था, मतलब या फिर इनोलेट बना था, ये था इनोलेट। तो जो इनोलेट है ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। और जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनमें से कौन सी रेजोनेटिंग ज़्यादा स्टेबल है, इनोलेट वाली, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास है और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास है। तो जब ये इनोलेट दूसरे मॉलिक्यूल के पास अटैक करता है तो अटैक करेगा ये कार्बन एटम के थ्रू। ठीक है, और जब कार्बन एटम के थ्रू अटैक करता है तो इस मॉलिक्यूल के पास क्या है, ये वाला पार्शियली पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक साइड थी। तो जो कार्ब एनायन था यानी कि जो नेगेटिव वाला था वो इस कार्बन के थ्रू इस कार्बन के पास अटैक करेगा, क्योंकि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आप ध्यान से देखना यहाँ पे, तो यहाँ पर जब ये इसके पास अटैक करता है तो ये बनता है CH3 COO माइनस O C2H5, और इसके पास ये जो कार्बन है ये इस CH2 से जुड़ जाएगा, CH2 CO माइनस। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और O C2H5। ठीक है, तो जी ये आपका बन गया यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है तो इन दी एंड क्या होगा, ये वापस आएगा और यहाँ से O C2H5 को बाहर निकाल लेगा। तो इससे क्या बनेगा, CH3 CO CH2 CO O C2H5। तो जी ये आपका जो कंपाउंड था ये बन गया आपका इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक है, तो इस तरह से जो ये इथाइल एसीटो एसीटेट है, इस कंपाउंड की जो प्रिपरेशन होती है वो भी वाया इनोलेट ही होगी। जब आप इथाइल
एसीटेट, जब आप इथाइल एसीटेट की रिएक्शन बेस के साथ करते हैं या इथाइल एसीटेट का बेस कंडेंसेशन करते हैं तो उससे जो इनोलेट बनता है वो इनोलेट यानी कि दूसरे एस्टर के मॉलिक्यूल के पास अटैक करेगा और उससे आपका बन जाएगा इथाइल एसीटो एसीटेट। तो ये थी इथाइल एसीटो एसीटेट की प्रिपरेशन। अब जो इथाइल एसीटो एसीटेट है ये भी जो फर्दर प्रिपरेशन होंगी, जब ऑर्गेनिक सिंथेसिस के फर्दर मतलब इससे आने वाले जो एडवांस सिंथेसिस होंगे उनके अंदर ये कंपाउंड भी आपका इनोलेट फॉर्मेशन करता है। और ये इनोलेट फॉर्मेशन कैसे करेगा, क्योंकि देखो जब यहाँ पर कार्बन आयन बना ये उतना ज़्यादा एक्टिव ग्रुप नहीं था, बट यहाँ पर जो CH2 है इस CH2 के पास 2 विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो ये तो कैसा था रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। और जो रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है उस कंडीशन में जो बेस कंडेंसेशन होगा वो और भी ज़्यादा फास्ट होगा, यानी कि कोई वीक बेस भी इस रिएक्शन को करा सकता है। ठीक है, तो ये जो इथाइल एसीटो एसीटेट है, अभी हम बात करते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट कैसे इनोलेट की प्रिपरेशन करता है। तो जो ये इथाइल एसीटो एसीटेट है CH3 CO CH2 CO OC2H5, ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे जो ये इथाइल एसीटो एसीटेट है इसके अंदर 2 एक्टिव हाइड्रोजन है, 2 टाइप के, एक ये वाले और एक ये वाले। जो ये वाला हाइड्रोजन है ये लेस एक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसके अल्फा प्लेस पे क्या हो रहा है, एक ही विड्रॉइंग ग्रुप है, बट इसके पास 2 विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसलिए ये क्या होगा, मोर एक्टिव। तो जब जो मोर एक्टिव होगा, जब यहाँ पर कोई भी बेस प्रेजेंट होगा C2H5O नेगेटिव, तो वो क्या करता है, यहाँ से H निकालता है और यहाँ से H निकालने के बाद इसके अंदर बनाएगा इनोलेट CH नेगेटिव COO C2H5। ठीक है जी, तो ये बनता है इथाइल एसीटो एसीटेट का इनोलेट। कैसा बनेगा, यानी कि CH3 CO CH डबल बॉन्ड CO माइनस O C2H5। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा इथाइल एसीटो एसीटेट का इनोलेट आयन। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमने बात की इथाइल एसीटो एसीटेट की। तो भाई जो आज की क्लास है उसका टाइम हमारा लगभग पूरा हो चुका है। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक हो हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे हमारे। तो ये तो हमने केवल इथाइल एसीटो एसीटेट की प्रिपरेशन की बात की और उसके अंदर कैसे इनोलेट का प्रिपरेशन होगा। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, कैसे कैसे इसके अंदर ये स्टेबलाइजेशन होगा, कैसे कैसे अदर जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे हम। ठीक है, तो वो सब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर आपको कोई भी डाउट है, अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। MCQ टाइप क्वेश्चन भैया इसमें आपके आएंगे, बट MCQ टाइप क्वेश्चंस जो हैं उसमें वो प्रिपरेशन के बीच से ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन आपके MCQ टाइप होते हैं उनमें क्या करता है, वो जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं अभी, जैसे आपने ये जो प्रिपरेशन की है इससे पूछ लेगा कि इंटरमीडिएट कौन सा बनता है या इनोलेट कौन सा बनेगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इथाइल एसीटो एसीटेट की प्रिपरेशन के अंदर जो इनोलेट आपका बना था वो कौन सा बना था, ये वाला। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लेता है। ठीक है जी, कोई और बात हो, कुछ और पूछना हो तो बताओ। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको मैं ही पूरा कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर भाई आज की क्लास को यहीं से ख़त्म करते हैं। थैंक यू।